पिछले लेक्चर में अपन ने सामान्य बीमा व्यवसाय के लेखांकन के संबंध में बीमा व्यवसाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मदों का विस्तार से अध्ययन किया था, जिसमें बीमा है, पुनर्बीमा है, स्वीकृत और समर्पित किए गए पुनर्बीमे हैं, प्रब्याजी है, दावे है, कमीशन है, नो क्लेम बोनस इत्यादि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन सामान्य बीमा व्यवसाय के लाभ और हानि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। Asserting the profit and loss in the business of general insurance। तो बीमा व्यवसाय में प्रीमियम तथा समर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन के अलावा और भी कुछ आय के स्रोत हैं, जैसे विनियोग पर ब्याज, लाभांश, संपत्ति का किराया, अंश हस्तांतरण शुल्क, विनियोगों की बिक्री या पुनर्मूल्यांकन पर लाभ आदि। ये आय के साधन है बीमा कंपनी के। इसी प्रकार व्यय के मदों में चुकाने योग्य दावे और कमीशन के अतिरिक्त हानि तथा व्ययों के भी कुछ मद हैं, जैसे प्रबंध किए व्यय, डूबत ऋण, विदेशी कर तथा अन्य विविध व्यय। अन्य सभी व्यवसायों की भांति बीमा व्यवसाय में व्ययों पर आय का आधिक्य लाभ नहीं होता है और न ही आय पर व्ययों का आधिक्य हानि मानी जाती है। बीमा व्यवसाय का सही लाभ हानि का निर्धारण करने से पूर्व अंतिम लेखे जिस दिन बनाए जाते हैं उस तिथि पर जो भी चालू पॉलिसियां हैं उन पर कंपनी की असमाप्त जोखिम का, अनएक्सपायर्ड रिस्क का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। सकल आय के सकल व्यय पर आधिक्य जो भी हो उसमें से इस असमाप्त जोखिम के लिए अनुमानित राशि के बराबर संचय घटाने के बाद ही सही लाभ का निर्धारण हो सकता है। यदि यह आधिक्य उस असमाप्त जोखिम हेतु संचय के लिए पूरा नहीं है, मतलब जो सकल आय है और जो अपन ने डिस्कस किए वो सकल व्यय है, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है आधिक्य। तो ये आधिक्य यदि अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट के लिए जितनी अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए जो प्रोविजन बनना चाहिए उससे कम है, मतलब अपर्याप्त है, तो हानि हो सकती है। ठीक इसके विपरीत सकल आय और सकल व्यय का जो अंतर है, तो उस अंतर में से असमाप्त जोखिम के लिए जो आवश्यक संचय की राशि है वो यदि घटा लें तो लाभ हो जाएगा। यदि पहले से ही सकल व्यय ज्यादा है और सकल आय कम है तो हानि होगी। तो ऐसी स्थिति में उस हानि में यह असमाप्त जोखिम की राशि वो जोड़ दें तो वास्तविक हानि प्राप्त हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि यह असमाप्त जोखिम क्या है, तो अब उसके बारे में डिस्कस करें। सामान्य बीमा व्यवसाय में ये जो असमाप्त जोखिम है उसके लिए प्रत्येक वर्ष में प्राप्त होने वाला जो शुद्ध प्रीमियम है उसके निश्चित प्रतिशत के रूप में एक राशि हस्तांतरित की जाती है और यह राशि
बीमा अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार सामुद्रिक बीमा व्यवसाय में वर्ष के दौरान कुल प्राप्त शुद्ध प्रीमियम का 100% और अन्य सामान्य बीमा व्यवसाय है जैसे अग्नि बीमा है, दुर्घटना बीमा आदि के लिए कुल शुद्ध प्राप्त प्रीमियम का 40% भाग असमाप्त जोखिम के लिए संचय बनाने के रूप में, मतलब रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क के रूप में हस्तांतरित करना आवश्यक माना जाता है। अभी अभी मैंने आपको कहा कि ये असमाप्त जोखिम अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या होती है। जैसा अपन पहले डिस्कस किया कि लेखा वर्ष जब समाप्त होता है तो उस टाइम जो पॉलिसियां चालू है जिसकी रिस्क अभी खत्म नहीं हुई है, उन पॉलिसियों पर अभी जोखिम समाप्त नहीं हुई है, इसलिए उस असमाप्त जोखिम पर जितनी रिस्क होने की संभावना है उसके आधार पर यह संचय असमाप्त जोखिम के लिए बनाया जाता है। इसका एक उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे बीमा कंपनी ने जो पॉलिसी 1 अप्रैल को इश्यू की है उसकी जोखिम 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। इसी तरह जो 2 अप्रैल को इश्यू की है उसकी जोखिम अगले साल आने वाली 1 अप्रैल को खत्म होगी। 3 अप्रैल को जो पॉलिसी इश्यू है उसकी जोखिम अगले साल आने वाली 2 अप्रैल को खत्म होगी। तो कुल मिला के जो पॉलिसी 1 अप्रैल को जितनी भी पॉलिसी इश्यू हुई है उनकी जोखिम 31 मार्च को अगले साल खत्म हो जाती है। बाकी सारी जो 364 दिन की इश्यूड पॉलिसीज है उनकी जोखिम है विद्यमान रहती है बशर्ते कि वो पॉलिसीज 1 साल के लिए इश्यू है। तो इसलिए जितनी भी लेखा वर्ष की समाप्ति पर बीमा कंपनी की पॉलिसी चालू है मतलब जिसकी उनकी खत्म नहीं हुई है, उन पर असमाप्त जोखिम का प्रावधान करना आवश्यक होता है क्योंकि वो जोखिम अभी समाप्त नहीं। और बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सामुद्रिक बीमा के केस में तो कुल शुद्ध प्राप्त प्रीमियम का 100% और अन्य बीमा के संबंध में कुल शुद्ध प्रीमियम का 40% असमाप्त जोखिम के लिए संचय बनाया जाता है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जनरल बीमा काउंसिल की कार्यकारिणी जो समिति है उसने सामुद्रिक बीमा पर तो वही 100% और अन्य सामान्य बीमा व्यवसायों के प्रीमियम का 50% भाग, मतलब जो भी कुल शुद्ध प्रीमियम है उसका 50% भाग असमाप्त जोखिम के लिए संचय करने का कह दो बनाने का सुझाव दिया है। जब तक आपके प्रश्न में स्पष्ट कोई आदेश या भिन्न आदेश न दिया हो, असमाप्त जोखिम के लिए संचय के रूप में हस्तांतरण के संबंध में जनरल बीमा काउंसिल की कार्यकारिणी समिति द्वारा सुझाई गई सीमाओं का ही पालन करना चाहिए। अब अपन डिस्कस करेंगे कि जब वर्ष के अंत में लेखा वर्ष समाप्त होता है तो असमाप्त जोखिम के लिए जो प्रावधान बनाया जाता है, संचय बनाया जाता है, उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो एंट्री बहुत सिंपल है। रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन फायर है तो फायर बिजनेस, मैरीन है तो मैरीन बिजनेस, वो लिख देंगे। बीइंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रोवाइडेड। इस प्रविष्टि का परिणाम यह होता है कि संबंधित व्यवसाय के रेवेन्यू खाते में दिखाई जाने वाली शुद्ध जो प्रीमियम या प्रब्याजी की आय है वो ज्ञात करते समय गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में होने वाली वृद्धि या कमी का समायोजन किया जाता है। तो इस समायोजन में अतिरिक्त संचय को भी शामिल करते हैं। अभी अपन डिस्कस करेंगे ये अतिरिक्त संचय क्या होता है।
और असमाप्त जोखिम संचय खाते का शेष जो होता है वो बैलेंस शीट में शेड्यूल 14 में प्रावधान के रूप में दर्शाया जाता है। अब अपन डिस्कस करते हैं अतिरिक्त संचय, एडिशनल रिजर्व। बीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित और जनरल बीमा काउंसिल की कार्यकारिणी समिति द्वारा सुझाई गई दरों के आधार पर असमाप्त जोखिम के लिए संचय कर देने पर बीमा कंपनी का लाभ वैधानिक दृष्टि से सही माना जा सकता है, परंतु कभी कभी बीमा कंपनी के अधिकारी खुद ये महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि निर्धारित दरों पर किया गया संचय वास्तविक जोखिम को देखते हुए पर्याप्त नहीं है, तो वे निर्धारित संचय के साथ साथ कुछ अतिरिक्त संचय भी बना सकते हैं। यह संचय भी प्रीमियम के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में या एक निश्चित राशि के रूप में बनाया जा सकता है। इसका लेखांकन भी ठीक वैसे ही किया जाता है जैसा अपन ने रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के संबंध में लेखांकन किया था। यदि प्रश्न में असमाप्त जोखिम के लिए संचय के बारे में प्रारंभिक शेष के साथ साथ अतिरिक्त संचय का प्रारंभिक शेष कुछ भी नहीं दिया है, तो वर्ष के अंत में असमाप्त जोखिम के लिए संचय के साथ अतिरिक्त संचय का लेखांकन उसी स्थिति में किया जाएगा जब उसके लिए विशेष रूप से निर्देश दिए जाएं प्रश्न में। यदि प्रश्न में कोई निर्देश नहीं है तो वो अतिरिक्त संचय बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओपनिंग में भी नहीं है। ठीक इसके विपरीत यदि अतिरिक्त संचय का प्रारंभिक शेष दिया गया है और वर्ष के अंत में इसे कम या अधिक करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं तो उनका पालन करना चाहिए। और कुछ भी नहीं लिखा है तो कम से कम प्रारंभिक शेष के बराबर राशि का अतिरिक्त संचय तो बनाना ही चाहिए, चाहे इस संबंध में प्रश्न मौन भी क्यों न हो। एंट्री तो बहुत सिंपल है, जर्नल एंट्री इसकी होगी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, या एडिशनल रिजर्व लिख दो, ऑन फायर या मेरीन जो भी बिजनेस है, अकाउंट बीइंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रोवाइड एज एडिशनल रिजर्व। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि बीमा व्यवसाय के अंतिम लेखे किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाली कंपनी द्वारा तैयार किए जाने वाले अंतिम लेखों में सबसे पहले वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। बीमा कंपनी के अंकेक्षक जो भी बीमा कंपनियों के लिए नियमावली निर्धारित है, जिसकी अनुसूची बी द्वारा जो निर्धारित प्रारूप है, उसमें बीमा व्यवसाय मतलब सामान्य बीमा व्यवसाय के आगम खाते, लाभ हानि खाते और चिट्ठे का निर्माण करते हैं। आगम खाता जो सामान्य बीमा व्यवसाय है वो BRA प्रारूप में, लाभ हानि खाता BPL प्रारूप में तथा चिट्ठा BBS प्रारूप में तैयार किया जाता है। यदि कोई कंपनी मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक से अधिक व्यवसाय करती है तो प्रत्येक व्यवसाय के लिए पृथक पृथक रेवेन्यू अकाउंट मतलब BRA तैयार किया जाता है। चूंकि सभी प्रकार के बीमा व्यवसायों के रेवेन्यू खातों का प्रारूप निर्धारित है, अतः व्यवहार में विभिन्न व्यवसायों के पृथक पृथक रेवेन्यू अकाउंट न बनाकर BRA के प्लेटफॉर्म में
अलग अलग राशियों के स्तंभ बना लिए जाते हैं ताकि प्रारूप कॉमन काम आ जाए। सामान्य बीमा व्यवसाय के संबंध में जो प्रमुख आय और व्यय की मदें हैं उसकी अपन ने व्याख्या कर ली है विशेष शब्दावली में। अब इसमें मेन जो खर्चे का शीर्षक होता है वो दावे होते हैं, क्लेम्स। तो क्लेम्स में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वर्ष के दौरान जो भी दावों का भुगतान किया जाता है, मतलब क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इस मद में एक तो प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में दावे चुकाए जाते हैं और एक स्वीकृत बीमा व्यवसाय के संबंध में दावे चुकाए जाते हैं। इसी तरह से समर्पित जो पुनर्बीमा व्यवसाय है उसके संबंध में दावों की वसूली की जाती है। ध्यान ये रखना है कि वर्ष के दौरान चुकाए गए दावों की गणना करते समय इस मद में प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा के संबंध में चुकाए गए दावे, इन दोनों की राशियों को जोड़कर समर्पित पुनर्बीमा के संदर्भ में जो भी दावों की वसूली की जाती है उसे घटाकर शेष राशि दावों के भुगतान के रूप में ज्ञात करनी चाहिए। इसके अलावा इन दावों के संबंध में कोई कानूनी खर्चे किए गए हैं तो उन सभी खर्चों को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। ये भी ध्यान रखते हैं कि दावों का भुगतान भारतीय दावेदारों के अतिरिक्त विदेशी दावेदारों को भी किया गया हो तो उन्हें पृथक पृथक राशि के रूप में दिखाकर उल्लेख करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है दावों के संबंध में, वो है वर्ष के अंत में जो भी चालू वर्ष के अंत में मतलब चालू वर्ष के अंत में जो भी बकाया और सूचित दावे हैं, चाहे वो ड्यू हुए हैं मतलब देरी हो गए हैं या सूचित हो गए हैं, उन्हें भी शामिल करना आवश्यक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल एस्टिमेटेड लायबिलिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ द ईयर वेदर ड्यू और इंटीमेटेड, मतलब वर्ष के अंत में ऐसे बकाया और सूचित दावे चाहे वे देरी हो गए हैं या सूचित हो गए हैं, उन्हें वर्ष के दौरान चुकाए गए दावे जो अभी अपन ने डिस्कस किए उसमें जोड़ देना चाहिए। तो इस मद में क्षतिग्रस्त बीमा पात्रों द्वारा प्रस्तुत ऐसे दावों की राशि लिखी जाती है जो अंतिम लेखे तैयार करने तक की तिथि तक बीमा कंपनी को भेज दिए गए थे तथा जिनका उक्त तिथि तक भुगतान नहीं किया जा सका। इस मद में बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत किंतु नहीं चुकाए गए दावों के साथ साथ ऐसे सूचित किए गए दावों को भी शामिल कर लिया जाता है, चाहे उनकी जांच संबंधी कार्रवाई प्रारंभ भी हुई है या नहीं। कारण है कि सूचना मिल गई है तो हमारी लायबिलिटी बनने की संभावना पूरी रहती है, इसलिए उसे भी जिनकी सूचना भी मिल गई है उसका अनुमानित दावा इसमें जोड़ लिया जाता है। इसी तरह दावे का तीसरा इम्पोर्टेंट पहलू है वो गत वर्ष के अंत में भी बकाया दावे, जैसे इस वर्ष के अंत में थे वो जोड़े थे, इसी तरह पिछले वर्ष के अंत में भी जो टोटल एस्टिमेटेड लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम
एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, या इसको कहते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है, उनको अपन घटा लेंगे। अर्थात आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर है, गत वर्ष के अंत में बकाया दावे थे जो इस मद में गत वर्ष में लिखी गई राशि गत वर्ष में चूंकि इसे हानि मान लिया गया था, इसलिए इस वर्ष की हानि नहीं माना जा सकता, और चूंकि दावों के भुगतान में वो शामिल है। हालांकि इसका वास्तविक भुगतान चालू वर्ष के अंतर्गत ही किया गया है। चूंकि ये राशि ऊपर जो अपन ने डिस्कस किए थे चुकाए गए दावे, उनमें शामिल हो चुकी है, इसलिए इस वर्ष से संबंधित दावों की गणना करते समय जो वर्ष के दौरान चुकाए गए दावे और इस वर्ष के बकाया दावे की जो जोड़ है, उसमें से गत वर्ष के जो आउटस्टैंडिंग और इंटीमेटेड क्लेम है उनको घटा देना चाहिए। इसके बाद जो नेट राशि आएगी उसे अनुसूची 2 में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा या प्रदर्शित किया जाएगा। इसे अपन एक उदाहरण से डिटेल में समझेंगे। तो ये समझने के पहले अपने को इनका प्रोफॉर्मा समझना आवश्यक है, इसलिए अपन बीमा व्यवसाय से संबंधित जो प्रारूप है उनको अपन डिस्कस करते हैं।